माइटोकॉन्ड्रिया को ना किसी भी सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है, और उसमें 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती है, मतलब मेम्ब्रेन जैसे कहते हैं ना, एक सिंगल मेम्ब्रेन ना होकर डबल मेम्ब्रेन उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। दीज फोल्ड्स इंक्रीज surface area for ATP generating chemical reactions, for ATP generating chemical reactions। तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक शीट है, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, तो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन तो पोरस होता है। पोरस का मतलब क्या है, जैसे हमने ये कहा कि अगर इधर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है। डीपली फोल्डेड मतलब ऐसे 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 फोल्डेड का मतलब ये हो गया ना कि भाई यहाँ पर जैसे एक मान लीजिए शीट है, तो अगर मैंने कहा कि एक शीट है तो वो शीट इस तरीके से, और अगर उसको फोल्ड कर दिया जाए, तो फोल्ड कर दिया जाए तो एक फोल्ड इधर से, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड और चौथा फोल्ड। तो हम ये कहेंगे कि फिर यही शीट जो है, यही शीट मेरे को सिर्फ देखने में इतनी दिखाई देगी। हमने इसको फोल्ड कर दिया, जैसे एक बड़ी सी शीट होती है बेड शीट, तो उसको फोल्ड कर दिया, डबल कर दिया, तो आधी हो गई उसकी विड्थ, और डबल और उसको फोल्ड कर दिया तो और आधी हो गई। तो इस तरह से देखने में ऐसे दिखाई देगी, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो विड्थ बढ़ जाएगी, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, इस तरीके से थोड़ी सी दिखने में वो थोड़ी मोटी दिखने लगेगी। आप बेडशीट का भी एग्जांपल लेंगे तो बेडशीट को अगर बिछा देते हैं बेड पर तो बिल्कुल पतली दिखाई देती है, और अगर उसके फोल्ड कर दिए जाए तो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। फोल्ड इसलिए करा जा रहा है, फोल्ड इसलिए करा जा रहा है ताकि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को स्टोर कर सके। स्टोर करेगा तो क्या हो जाएगा, सारी की सारी जो एनर्जी है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही होती है, ATP की फॉर्म में ही होती है। तो वो सारा का सारा जो ATP है वो स्टोर कर लेता है। जितना ज़्यादा आप उसमें फोल्डिंग करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा आप उसके जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है उसको फोल्ड करेंगे, उतना ही उसका एरिया बढ़ेगा। हाँ रुद्राक्ष, सेल ऑर्गेनेलिज ही तो कर रहे हैं हम। सर माइटोकॉन्ड्रिया से पहले भी है। कौन सा वाला है? सर माइटोकॉन्ड्रिया से पहले भी है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया से पहले वाला ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, ये लास्ट क्लास में करवाया था मैंने। अब इसमें नोट्स की आज हार्ड कॉपी भी दे दी है स्टूडेंट्स को, तो नोट्स में जो पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 से हमारा सेल ऑर्गेनेलिज स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें लास्ट क्लास में कराता था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल ऑर्गेनेलिज में ही कर रहा हूँ मैं ये। पहला है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो 2 टाइप्स का, RER और SER। दूसरा गोल्गी एपरेटस और तीसरा लाइसोसोम्स। तो ये 3 हम लास्ट टाइम कर चुके थे नहीं, लास्ट क्लास में थे नहीं क्या? हाँ सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, आप एक बार वीडियो देख लेना, प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं अलग से करवा दूँगा, ठीक है। तो ये 6 तरीके के हैं हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज, जिसमें 3 हमने कर लिए थे, मैं चौथा, पाँचवा और छठा ये वाला बता रहा हूँ। प्रॉब्लम आए एक बार वीडियो देख लेना लास्ट क्लास का, प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं रिपीट करवा दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 2 तरीके की कवरिंग होती है। एक एक्सटर्नल कवरिंग तो पोरस होती है, स्मॉल छोटे पोर्स होते हैं उसमें, और जो इंटरनल कवरिंग है ना, इंटरनल कवरिंग में फोल्ड्स बने रहते हैं, मतलब छोटे फोल्ड्स होते हैं। तो जब फोल्ड्स बनेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करना है किसी भी चीज़ को। आप अगर एक बेडशीट को ऐसे ही रख देंगे ना, और उसके ऊपर अगर आप पानी डाल देंगे तो वो उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी अपने अंदर। वहीं आप उसी बेडशीट को अगर फोल्ड करके रख देंगे तो फोल्ड करके रखने पर क्या होगा कि वो ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगी और ज़्यादा देर तक गीली रहेगी, ठीक है। क्योंकि पहली लेयर पर कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरी लेयर पर एब्जॉर्प्शन, तीसरी लेयर पर एब्जॉर्प्शन, इस वजह से। मेरी बात सभी को क्लियर है, ठीक है। थर्ड देखिएगा, थर्ड है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। तो जो एनर्जी होती है ना, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP की फॉर्म में स्टोर होती है।
ATP इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी वजह से ATP को एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है कि जब जितने एनर्जी की ज़रूरत होती है तब उतने ही ATP मॉलिक्यूल्स बॉडी में से रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको अचानक किसी काम से दौड़ना पड़ रहा है, तो दौड़ना पड़ रहा है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमारी बॉडी में से ज़्यादा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च होगा, ज़्यादा ATP खर्च होगा, ये होता है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट देखिए, द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो बॉडी जो है, ये जो एनर्जी स्टोर है ना ATP के फॉर्म में, इसको नए केमिकल कंपाउंड्स और मैकेनिकल वर्क में यूज़ करती है। नया केमिकल कंपाउंड्स ये हो गए कि भाई अगर एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है तो एनर्जी को फिर फर्दर स्टोर करा जाता है, और फर्दर स्टोर एनर्जी जो है ना वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। पहले ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन की और स्टार्च की, 3 फॉर्म्स में सेव होती है। उसकी मेरे को फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में जितना जितना है उतना आप करते चलिए, ठीक है ना। नहीं तो ये जो सेल वाला चैप्टर है ना, ये आप में से अगर कोई भी बच्चा बायो लेगा आगे फ्यूचर में, तो आप लोग इसको 11th में भी करेंगे, 12th में भी करेंगे, ग्रेजुएशन में भी करेंगे, और जो इसकी क्लासिफिकेशन है और इसका जो इलेबोरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी नहीं बताई जा रही हैं, वो आगे पता चलेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही करेंगे कि ये नए केमिकल सब्सटेंसेस बनाने के काम आती है, और नए केमिकल सब्सटेंसेस क्या क्या है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अलग तरीके के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज जो हम कर रहे हैं उसमें जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे थोड़े से अलग तरीके के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके खुद का DNA भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और खुद के अलग से राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये थोड़े से स्ट्रेंज है, मतलब अलग ही बिहेव कर रहे हैं, ठीक। Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के ही कुछ प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। उसके बाद में फिफ्थ देखिएगा, पांचवा जो सेल ऑर्गेनेल है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स पर आते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। तो जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स जो हैं वो आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलेंगे। जैसे हमने देखा था सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होता है। इसी तरह से जो प्लास्टिड्स हैं वो केवल और केवल आपको प्लांट सेल्स में ही मिलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। तो 2 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। एक तो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब उनका कुछ कलर होता है, कुछ ना कुछ कलर होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, दूसरा जो टाइप ऑफ प्लास्टिड्स है, ल्यूकोप्लास्ट या तो कलरलेस होंगे या फिर वाइट कलर के, उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो हमने ये देखा जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, बता रहा हूँ, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट को हम बोलते हैं कि कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब कलर होता है इनका, कुछ भी कलर होता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, पिंक हो सकता है, ऑरेंज, येलो, अलग अलग तरीके के रंग के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये मेजरली या तो वाइट होते हैं या फिर कलरलेस होता है। वाइट या फिर कलरलेस। अब क्रोमोप्लास्ट में एक चीज़ और बोली कि ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जानते हैं ना, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और वो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो है वो क्लोरोफिल की हेल्प से ही बनाते हैं। तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है उनको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये अलग नाम हो गया है तो क्रोमोप्लास्ट ही, लेकिन वो क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल स्टोर्ड होता है उसको क्या बोल देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये हम सब जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस उनके बिना नहीं हो सकता क्योंकि उसी के पास क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में कुछ येलो और ऑरेंज कलर के भी पिगमेंट्स होते हैं
क्लोरोफिल के अलावा। तो क्लोरोप्लास्ट में येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं, मतलब ये वाला कलर भी इनमें मिल जाता है। जो इनका बेसिक कलर है क्लोरोप्लास्ट का वो तो ग्रीन ही होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, लेकिन उसके अंदर येलो और ऑरेंज कलर के भी कुछ पिगमेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट जो कि अगर देखा जाए तो इनका कलर या तो वाइट होता है या फिर कलरलेस होता है, इनका कोई कलर ही नहीं होता, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेलीज इन विच मटीरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये उस तरीके के ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर कुछ मटीरियल्स जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हो गए, ये सारे के सारे स्टोर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ठीक। अच्छा जी, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? सिर्फ स्टोर करने का। क्या क्या स्टोर करेगा ये अपने अंदर? स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स, तो ल्यूकोप्लास्ट अपने अंदर ये स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और वो जो लेयर्स हैं वो जो है वो एक मटेरियल के अंदर स्टोर होती है। मैंने जैसे बताया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, उसमें दो तरीके के मेम्ब्रेन होते हैं। एक तो आउटर मेम्ब्रेन होता है पोरस, मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत बारीक होल्स होते हैं, तो वो तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया। और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है ना, अंदर वाला मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है। फोल्डेड मतलब जस्ट लाइक अ बेडशीट, जस्ट लाइक अ टॉवल, ये फोल्डिंग हो रखी है उसमें, एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड, चौथा फोल्ड। तो आप सोचिए कि वो जो फोल्ड्स हैं, उस फोल्डेड मटेरियल को अगर किसी दूसरी चीज़ के अंदर उठाकर रख दिया जाए तो उसी को स्ट्रोमा बोलते हैं। वो यहाँ पर है प्लास्टिड्स है। क्या बोल रहे हैं ना, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स। तो उसके अंदर जो अंदर होता है, अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन की लेयर होती है। मेम्ब्रेन होता है कवरिंग, है ना, तो मेम्ब्रेन की बहुत सारी लेयर है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, मान लीजिए 10 लेयर्स है। 10 की 10 लेयर उठाकर किसी एक पैकेट के अंदर रख दिया तो उस पैकेट को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन लेयर्स, मेम्ब्रेन लेयर्स किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। मेम्ब्रेन लेयर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्टोर्ड इन स्ट्रोमा, आर स्टोर्ड इन स्ट्रोमा। तो एक मटेरियल होता है, आप समझ लीजिए जैसे कि कोई एक पैकेट है, उसके अंदर ये स्टोर होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अच्छा जी, दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। प्लास्टिड्स को अगर बाहर से देखेंगे, उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखाई देता है, लगभग सिमिलर होता है। अच्छा, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही जो प्लास्टिड्स हैं उनका भी खुद का ही जो राइबोसोम्स हैं वो भी होते हैं और खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्लास्टिड्स के बारे में था। बताइए जी, सारे पॉइंट्स क्लियर है? ये जो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें प्लास्टिड्स में, और जो 5 पॉइंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बस ये 5 पॉइंट्स करने और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, नोट्स आपके अगर आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी है, एनसीईआरटी में से बना रखी है, ठीक है, कहीं एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 9th क्लास में अगर आप देखेंगे ना तो साइंस में अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स के लिए तो लखमीर सिंह अवेलेबल है, एस चांद पब्लिशर की आती है ये। केमिस्ट्री के लिए भी लखमीर सिंह अवेलेबल है, लेकिन बायोलॉजी के लिए लखमीर सिंह ने कोई बुक लिखी नहीं है। तो बायोलॉजी में एक बुक आती है PS वर्मा के नाम से। PS वर्मा, VK अग्रवाल, 2 जॉइंट राइटर है। उन्होंने लिख रखी है, बहुत मोटी बुक है, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा करता भी है, उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। इस वजह से 9th क्लास में जनरली आप देखेंगे कि लखमीर सिंह तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ले ली जाती है, बायोलॉजी में बच्चा NCERT में से करते हैं। बायोलॉजी सिर्फ इसी में से करेंगे, NCERT में से एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। हमारा जो लास्ट सेल ऑर्गेनेली है वो है वैक्यूल्स।
वैक्यूल्स में देखिएगा, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट्स, ठीक है। ये बायोलॉजिकल टर्म है, SAC सैक, ये जो बायोलॉजिकल टर्म है ये बैग के लिए होती है, बैग के लिए होती है कि ऐसा चीज़ जो कंटेन करे किसी चीज़ को, कंटेनर, बैग समझ लीजिए, कंटेनर समझ लीजिए। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट्स, तो सॉलिड और लिक्विड को कंटेन करने के लिए ये ना बैग की तरह होते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल्स आर वेरी लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में जो ये बैग्स होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, और जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स हैं दे आर फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप का मतलब क्या है कि वैक्यूल्स को पूरी तरीके से सेल का प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है, चारों तरफ से सेल से एनक्लोज्ड होते हैं, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। विच प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, तो सेल को टर्जिडिटी, स्ट्रॉन्गनेस, रिजिडिटी मतलब जिसमें वो मूव ना करे, वैसी स्ट्रेंथ प्लांट सेल्स को मिल जाती है इन वैक्यूल्स की वजह से। और हमें पता भी है कि प्लांट्स में ऐसी स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट सीधा खड़ा नहीं रह सकता मिट्टी में, वो गिर जाएगा, ठीक। आंधी तूफान, सर्दी, गर्मी, सुबह शाम, हर वक्त प्लांट तो सीधा ही खड़ा रहता है ना। तो प्लांट कभी ऐसा नहीं है कि आज मेरा रेस्ट करने का मन कर रहा है, चलो लेट लेता हूँ, ठीक है, तो प्लांट कभी लेट जाएगा, ऐसा नहीं है, वो सीधा ही खड़ा रहता है। तो वो जो टर्जिडिटी मिलती है उसको, वो वैक्यूल्स की वजह से मिलती है। अच्छा, मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो प्लांट सेल में बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंस की होती है, जैसे क्या करते हैं वैक्यूल्स, स्टोर करते हैं, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये देखा कि प्लांट सेल्स में जो है ये जो वैक्यूल्स हैं इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल्स हैं उसमें इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, ठीक है। और अब हमने ये कहा कि भाई ये क्या क्या स्टोर करते हैं, फिर ये बताओ। तो हमने कहा कि प्लांट सेल के केस में तो बहुत इम्पॉर्टेंट की जो लाइफ के लिए, प्लांट्स की लाइफ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको ये स्टोर करता है। अच्छा, तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अच्छा और क्या क्या है वो, दीज इंक्लूड अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। तो जो वैक्यूल्स हैं वो अपने अंदर क्या क्या स्टोर करेगा, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स को ये अपने अंदर स्टोर करते हैं वैक्यूल्स, ठीक। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट देखिएगा, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसमें है ही एक ही सेल है, उसकी बात करें, अमीबा, द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम। तो उसमें फूड वैक्यूल एक ही, जब एक ही सेल है, हर सेल के अंदर एक वैक्यूल होगा। अमीबा में जब एक ही सेल है तो एक सेल के अंदर एक ही वैक्यूल होगा। तो वो जो एक वैक्यूल है वो क्या करता है, अमीबा ने सूडोपोडिया डेवलप करके अगर किसी छोटे से इंसेक्ट को या किसी छोटी सी भी कोई भी फूड आइटम है उसको अपने अंदर इनहेल कर लिया है, ठीक है, इंजेस्ट कर लिया है अपने अंदर, तो वो क्या करेगा, फूड वैक्यूल उस आइटम को कवर अप कर लेगा। मतलब जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल के अंदर सिर्फ वो फूड आइटम रहेगा। हमने कहा कि वैक्यूल अपने अंदर क्या स्टोर करता है प्लांट्स के केस में, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स, ये सारे के सारे वैक्यूल के अंदर स्टोर रहते हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है, अमीबा अपने अंदर क्या स्टोर करता है, वो जो फूड आइटम जो अमीबा ने कंज्यूम करा है, जो फूड आइटम अमीबा ने कंज्यूम करा है वही वैक्यूल अपने अंदर इंजेस्ट कर लेगा, अपने अंदर कवर अप कर लेगा उस चीज़ को। In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ऐसा भी होता है कि यही जो अमीबा है ना, जैसे अमीबा है तो अमीबा की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास दूसरे भी होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि पैरामीशियम हो गया। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर यही वैक्यूल जो है ये एक्स्ट्रा वाटर को ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकालने का काम, या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकालने का काम भी ये किया करता है। बताइए, क्लियर है, ठीक है। तो ये तीन हमारे सेल ऑर्गेनेल्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोस्टेट्स और वैक्यूल्स। बताइए भाई, अभिराज, आशीष और रुद्रांश, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जरा देखेंगे सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न लास्ट टॉपिक है इसमें,
जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है उनमें शायद ये होगा भी नहीं, नई वाली में दे रखा है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि जब सेल डेवलप होता है, ग्रो कर जाता है, तो ग्रो करने के बाद में सेल टूटता है और टूटने के बाद वो डिवाइड हो जाता है। आपको दो चीज़ें पहले बताई थी, एक चीज़ तो यही थी सेल डिवीज़न, अभी इसको डिटेल में पढ़ रहा हूँ। एक होता है सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग सेल्स अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लिवर के अंदर सेल है वो डाइजेशन का ही काम करेगा, जो दिमाग के अंदर सेल है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं वो सिर्फ सोचने का, एक्ट करने का, किसी भी चीज़ को कैसे एनालाइज करना है वो उसका काम करेगा। ठीक है, तो लिवर का उससे कुछ लेना देना नहीं है कि अरे मैं घर से बाहर निकला है ना, बारिश का मौसम हो रहा है, चलो छतरी ले लेता हूँ, तो ये काम लिवर नहीं कर रहा है, ये काम दिमाग कर रहा है। दिमाग सोच रहा है, तो फिर आप वापस घर चले जाएंगे कि अरे मैं भीग सकता हूँ, तबीयत खराब हो सकती है, तो चलो छाता ले लेते हैं। तो ये सोचने का काम कौन से सेल्स कर रहे हैं? न्यूरॉन्स कर रहे हैं। और कई बार आपने नोटिस भी करा है, और जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी 40 मिनट से ऊपर की होती नहीं है। ठीक है, 40 मिनट के बाद में बच्चा क्लास में बैठा हुआ यस सर ही करता है, फिर समझ में नहीं आता, तो इसलिए ब्रेक्स होते हैं बीच बीच में। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे एफिशिएंट टीचर्स हैं जिनको ये चीज़ें पता है, वो इस चीज़ को ढंग से इम्प्लीमेंट भी करते हैं क्लास में। 15 मिनट के बाद में एक जोक जरूर होता है। ठीक है, ये टीचर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत दिखा देगा क्लास में, कुछ भी ऐसी हरकत दिखा देगा कि बच्चे हंसने लगेंगे। तो बच्चे हंसेंगे तो उससे क्या होगा, उससे वो सोचने का जो काम है ना, वो सोचने का काम खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में फिर बच्चा पढ़ना शुरू करेगा। हमें भी एक टीचर मिले थे ऐसे, नाम बोल रहा हूँ उनका, सरदार जी थे। वो 10-15 मिनट पढ़ाते थे, 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता था। मैंने MBA जब किया था उनका बता रहा हूँ, तो 1.5 घंटे का लेक्चर होता था। तो 1.5 घंटे के लेक्चर में अब ये लगता था कि यार 1.5 घंटा कैसे कटेगा, क्योंकि जब क्लास में थे, जब स्कूल में पढ़ते थे तो 40 मिनट का लेक्चर होता था। फिर जब 11th-12th में पहुँचे तो 50 मिनट का लेक्चर होने लगा। इंजीनियरिंग में 1 घंटे का लेक्चर होने लगा। MBA में पहुँचे तो 1.5 घंटे का। यार झेला ही नहीं आएगा, तो बड़ी बोरियत हो जाएगी। पहले ही दिन आ गया था दिमाग, लेकिन टीचर्स बड़े अच्छे मिले थे। तो उनका ये तरीका था कि 10 मिनट या 15 मिनट के बाद में कुछ ना कुछ जोक सुना देंगे क्लास में, किसी बच्चे को खड़ा कर देंगे, उससे कुछ पूछेंगे। उससे क्या होता है कि माइंड जो है, जो एक ही फ्रीक्वेंसी पर सोच रहा है चीज़ों को, वो थोड़ा सा हट जाता है बस। ठीक है, और उसके बाद तो 1 या 2 मिनट का वो एक्टिविटी होगी, कुछ भी है, तो टीचर ने जोक सुना दिया या हंसी दिला दी किसी भी बात पर, और उसके बाद में फिर वापस अपना ट्रैक पर आ गया। तो उससे धीरे धीरे हमको ये फील हुआ कि हाँ, थकान हो नहीं रही। ठीक है ना, और फिर समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप नेट पर भी अगर देखेंगे ना, गूगल भी अगर करेंगे, उसमें यही आएगा कि 40 मिनट से ज़्यादा आप एक ही चीज़ पर लगातार कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ सकते। और इसीलिए ये कहा जाता है, जब कि जैसे सुना भी होगा आपने कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो कोई भी बच्चा, अगर आपको इंटेलिजेंट बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, यार तो 8-8 घंटे पढ़ता होगा, नहीं भाई 2-3 घंटे पढ़ता हूँ बस। ठीक है, तब आपके मन में झूठ बोल रहा है, झूठा है, झूठा नहीं है भाई, वो कंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट है। उसने आधा घंटा मैथ्स पढ़ा, उसके बाद हटा दिया उसने मैथ्स को। क्यों? क्योंकि उसको किसी ना किसी ने गाइड करा है, या उसको प्रैक्टिस करके ये चीज़ पता चल गई कि यार आधे घंटे तक अगर मैं मैथ्स करूँगा और उसके बाद अगर मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूँ, मुझे मैथ्स करने में मज़ा आ रहा है, मैंने 1 घंटे तक मैथ्स करा, तो फिर अगला जो सब्जेक्ट है उसको करने के लिए मेरे अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। तो उसको टॉप करना है तो उसको एक सब्जेक्ट में नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स में करना है। सारे सब्जेक्ट्स में करना है तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपनी मेंटल लेबर का। तो आधे घंटा मैथ्स करा, उसके बाद छोड़ दिया उसको कि नहीं यार अब सोचने वाला सब्जेक्ट है, जरा इंग्लिश पढ़ लिया। उसने 15-20 मिनट इंग्लिश पढ़ लिया, वो रिफ्रेश हो गया, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा उसको। उसने कहा चलिए यार अब साइंस कर लेते हैं, साइंस कर लिया, साइंस करा वही आधे घंटे। और आधे घंटे में कितने टॉपिक करेंगे आप? एक टॉपिक कर लिया ना। अभी सोचो कि ये 6 सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, आपके पेपर में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, तो एक साथ ये 6 के 6 आज ही करूँगी, यार छोड़ूंगी नहीं, आज ही करूँगी। ठीक है, तो बोर हो जाओगे, थक जाओगे, चीज़ें याद नहीं रहेंगी। 2 सेल ऑर्गेनेली आज उठा लो, खत्म करोगे, 2 अगले दिन उठा लो। जब 2 अगले दिन उठाओगे तो बाकी के दोनों को भी साथ में रिवाइज कर लो, 4 हो जाएंगे, और 2 अगले दिन उठा लो। तो इसका मतलब अच्छा, तो 2 तो मैं आधे घंटे में ही कर लेती हूँ, तो बाकी का टाइम एंजॉय नहीं, बाकी का टाइम एंजॉय नहीं करना भाई, बाकी का टाइम हिंदी पढ़ दो, सोशल स्टडी पढ़ दो। ये सब्जेक्ट भी तो ड्रैगन की तरह खड़े हैं, ये भी तो परेशान करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम अगर सारे सब्जेक्ट्स को दे दिया जाए ना, तो आपको ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो इसलिए, और नहीं तो अगर आप पाइलअप भी करते रहेंगे तो लाइन्स एंड एंगल्स बड़ा परेशान है, मन ही नहीं कर रहा मेरे को, समझ में ही नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा है इसको। या
कुछ ऐसे भी हैं आसान है, बहुत आसान है, कर लूँगा, हफ्ता भर बाद उठा लूँगा, ये पेपर में बहुत दिन है ना। वो बहुत दिन करते करते पेपर से 1-2 दिन पहले ही आप उसको उठाएंगे, और जब आप उठाएंगे तब हो जाएगा बिल्कुल कोरा कागज़, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या था। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वही को इंटीरियर एंगल बोलोगे उसको, है ना, या फिर उसको लीनियर पेयर बोल दोगे, मतलब कुछ भी बोल दोगे फिर वो याद नहीं रहा। और ये आपके साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी है, ये हमारे साथ भी है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है, और उसको थोड़ा सा तरीके से करना बस, मतलब थोड़ा टाइम सभी सब्जेक्ट्स को आपने। तो खैर, तो डिफरेंशिएशन का सेल डिफरेंशिएशन ये होता है कि जहाँ पर हर सेल को एक काम दे दिया जाता है कि भाई तेरा काम सोचने का तो सोचेगा, तेरा काम खाने को डाइजेस्ट करना है तो खाने को डाइजेस्ट करेगा, तेरा काम ब्लड पंप करने का, हार्ट वाले सेल्स की बात कर रहा हूँ तो ब्लड पंप करेगा। दिस इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिवीज़न, जैसे एक बच्चा छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसका सर भी बड़ा हुआ, हाथ भी बड़ा हुआ, बॉडी साइज हर तरह से वो धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा ऐसे कैसे हो गया? वैसे खिंच गया बस, हवा पानी लग रही है एटमॉस्फेयर में, हवा उसको पुश कर रही है, पानी पुश कर रहा है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको, उस न्यूट्रिशन से उसके सेल डेवलप कर रहे हैं, बॉडी का एक सेल डेवलप कर रहा है। और जब वो सेल डेवलप करेगा, वो सेल का मान लीजिए लिमिट इतनी है, और वो जरा सा और बढ़ गया उससे, तो वो कहेगा भाई मैं अब मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ थिंग्स मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे मतलब टूटना पड़ेगा। वो सेल टूट जाता है, 2 छोटे सेल बन जाते हैं, अब वो अपना काम दोनों एफिशिएंटली कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ है। देखिएगा, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो। बताया ना मैंने कि ग्रोथ होती है तो नए सेल्स बनते हैं। और वो बनते कहाँ से? बाहर से नहीं है कि हम डॉक्टर के पास चले गए जी बहुत दिन हो गए, मैं ना 5 फुट का ही हूँ, मुझे जरा 5 फुट 2 इंच का कर दो, तो एक इंजेक्शन डाल दो जरा सेल्स का, ये सेल आ जाए बॉडी के अंदर। तो गया डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगवा के हो गया जी लंबा, ठीक। तो ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे बॉडी के सेल्स ही ग्रो करते हैं और टूटते हैं। टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स, कुछ ओल्ड सेल्स हैं जो डाई आउट भी करते हैं, और जो ओल्ड सेल्स डाई आउट करते हैं वो जाते कहाँ हैं? जो ओल्ड सेल्स मर जाते हैं वो जाते कहाँ हैं? करवाया था लास्ट क्लास में, बताओ। लाइसोसोम्स उन्हें खा जाते हैं। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, डस्टबिन ऑफ द सेल। मतलब जो मर गए हैं वो बेकार हो गए हैं, बेकार है, तो वो कहाँ जाएंगे? लाइसोसोम उसको खा जाते हैं। ठीक है, डेड एंड इंजर्ड सेल्स एंड टू फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। गैमीट्स भी यही बनाते हैं, रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। गैमीट्स क्या होता है? गैमीट्स होते हैं सेक्सुअल सेल्स। ठीक है, मेल सेक्सुअल सेल्स अलग हो गए, फीमेल सेक्सुअल सेल्स अलग हो गए, तो वो भी बनाने का काम सेल डिवीज़न में ही आता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस। वो सेल डिवीज़न में क्वेश्चन में बनता है, इसमें सेल डिवीज़न 2 तरीके का होगा। माइटोसिस एंड मायोसिस, ये होता है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो टूटते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलप होने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। मेरी बात समझ में आ गई? तो सेल डिवीज़न में पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही है ना कि जब बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती है, जब ग्रोथ होती है तो सेल टूटते हैं। तो 15 साल 16 साल की एज तक होता है ना ये काम, उसके बाद तो ग्रोथ रुक जाती है। 15-16 साल तक जो हाइट बढ़ गई, जो हेल्थ जैसी हुई, स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर जैसा हो गया, हाँ थोड़ा बहुत आप फैट को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 15-16 साल तक जितना आपकी ग्रोथ हो गई है वो ग्रोथ हो गई है। अब उसके बाद ये नहीं है कि नहीं मेरा ये हाथ थोड़ा और लंबा हो जाए, ठीक है, ये पैर थोड़े और लंबे हो जाए, वो नहीं होता उसके बाद। ठीक है, देखा है कभी कि जब मैं छोटा था तो पापा मेरे इतने थे, अब थोड़े लंबे हो गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जितनी हाइट है वो 15-16 साल तक हो जाती है। आगे चलते हैं, तो 15-16 साल तक ही सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिवली बॉडी के अंदर काम करता है ना सेल डिवीज़न का प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड माइटोसिस, जो कि ग्रोथ के दौरान काम करता है। तो आपकी ग्रोइंग एज है, मम्मी पापा पीछे पड़े रहते होंगे, बेटा दूध पिया कर, इतना ही रह जाएगा, नहीं तो खाना खाया कर ढंग से, हेल्थ नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो वो इसीलिए कहते हैं
और आप खुद नोटिस करते हैं ना, वो खुद कितना खाते हैं, 1-2 रोटी खाते हो, ठीक है ना, और आपसे कहते हैं कि नहीं ज़्यादा खाओ ज़्यादा खाओ, तो वो ज़्यादा खाने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि भाई आपकी बॉडी को अभी ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है, इसलिए। आगे चलिए। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एक सेल जो है वो टूटता है और टूटने के बाद में 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो जो सेल टूटता है ना उसको बोलते हैं मदर सेल, और जिसमें वो कन्वर्ट होता है उन 2 सेल्स को बोलते हैं डॉटर सेल्स। माइटोसिस में एक सेल है और तो इस तरीके से होते हैं इसके अंदर। और माइटोसिस जब ये टूटेगा तो टूटने के बाद छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे। ये हम सेल के अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, बेसिकली आप कहोगे ये क्या बना दिए इतने सीधे पीसेस से, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब ये है कि एक बड़े सेल का स्ट्रक्चर अगर इंटरनली ऐसा होगा तो छोटे सेल का इस तरीके से होगा, और फिर धीरे धीरे डेवलप होकर ये भी ऐसे ही बना देगा, इसी तरीके की शेप की बन जाएगी जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस कब होता है? मेनली सेल ग्रोथ के दौरान होता है। जब सेल ग्रो करता है तो एक बड़ा सेल जिसको मदर सेल बोलते हैं, मदर सेल टूटकर 2 छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उनको हम डॉटर सेल्स बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। तो जो डॉटर सेल हैं, डॉटर सेल के अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने मदर सेल के होते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ग्रोथ में भी काम आते हैं और टिश्यूज़ के रिपेयर करने में भी काम आते हैं। अगर टिश्यूज़ में किसी भी तरीके का डैमेज हुआ है उसमें भी काम आते हैं। अगला देखें, अगला है स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। Specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divides to form 2 identical daughter cells. तो जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में जब डिवीज़न होता है ना, सेल डिवीज़न का, तो उसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, है ना, उनमें कहीं कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। अब देखिएगा 2 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि नहीं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखें, तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा हूँ या मैं बिल्कुल अपने पापा जैसा हूँ। आप तो कह रहे हो आइडेंटिकल डॉटर सन। डॉटर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डॉटर की बात हो रही है, सन की भी बात हो रही है। सेल्स को बोल दिया जाता है डॉटर सेल्स, ठीक है। तो 2 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें सिंगल पेरेंट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। आप रोज़ प्लांट देख लो कोई भी, आपको सारे के सारे रोजेज़ जो हैं क्या उनकी शक्लें कुछ अलग अलग दिखाई देगी, सब एक जैसे ही दिखते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो बने हैं आइडेंटिकल डॉटर सेल्स से, ठीक है। उनमें भी जो सेल डिवीज़न हुआ है वो आइडेंटिकल डॉटर सेल से बने हैं। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है, तो उनकी जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते नहीं कि भाई थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आप ये नहीं कह सकते पूरा मम्मी जैसा, आप ये नहीं कह सकते पूरा पापा जैसा, तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। तो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मिल जाते हैं, सेक्सुअल में नहीं। तो उतना डिटेल में और हमको जाने की जरूरत है नहीं। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। डॉटर सेल में 3 क्रोमोसोम होंगे जितना मदर सेल में।
इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स, ये भी पहले वाले पार्ट में, माइटोसिस में भी सेम यही था कि इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद दे डिवाइड बाई अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मायोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स, ठीक है। मायोसिस में देखिएगा, मायोसिस में डिवीज़न किस तरीके का होता है। When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. The new cells only have half the number of chromosomes than that of the mother cells. Meiosis में इस तरीके से होता है कि अगर हमारे पास एक मदर सेल है, पूछा जाएगा तो डायग्राम बना देना, ये मत कहना है कि मैंने तो पूरा लिखा था मेरे को नंबर नहीं मिले। बायोलॉजी में डायग्राम भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो दिखाए गए हैं फ्लड लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्रोमोसोम्स हैं। तो आधे क्रोमोसोम तो एक डॉटर सेल के पास चले जाते हैं, तो इसमें टोटल 4 दिखाए थे, यहाँ पर 2-2 हो गए। और फिर क्या होता है कि ये भी टूटते हैं फर्दर। देखेंगे तो ये जो बीच का पोर्शन दिखाया जा रहा है ना, ये इसलिए दिखाया जा रहा है, था तो पहले एक ही, वो टूटने वाला है, इस पॉइंट से निकलकर टूटेगा तो ऐसे 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, सारा लर्न करने का ही है। इसमें जितने भी पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो ये एनसीईआरटी में से नोट्स बनाए हैं, और एनसीईआरटी में से भी जो बहुत ज़रूरी था वो करा है इसमें, तो इसमें भी और कुछ शॉर्ट करने की मत सोचें, ठीक है। और ब्रांच एक बार देख लेना, वो पुराने 3 सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका ये राइबोसोम्स और ये वाला जो था आपका लाइसोसोम्स, ये एक बार देख लेना और बता देना मेरे को। अगर प्रॉब्लम आए तो मैं अलग से बता दूँगा आपको, ठीक है। चलिए जी, 1 मिनट वेट करिए बस।